नमस्ते गुरुकुलियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 9, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली पिछले चैप्टर में जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने देखा होगा, उसमें आपको ये तो पता चल गया होगा कि किसी भी देश में रिवॉल्यूशन का कारण क्या था। अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिलेट करेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया, जिनमें सबसे पहला फैक्टर था प्राइस राइज ऑफ ब्रेड, बैड हार्वेस्ट, थर्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, taxes were paid by only a few or you can say selected group, other groups were enjoying privileges। धीरे धीरे जैसे जैसे जो मिडिल क्लास थे वो जब पढ़ने लिखने लगे तो उनको ये समझ में आने लगा कि भैया देश के अंदर हमारा भी हक होना चाहिए, हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यहीं से कंसेप्ट निकला सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिज्म, जो कि बहुत पहले डोमिनेंट पार्ट था यूरोपियन सिविलाइजेशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था कि कैसे कंजर्वेटिव रिजीम्स बने हुए थे, कंजर्वेटिव्स किस तरह से थ्रू चर्च डोमिनेट करते थे सोसाइटी को, उनके अपने तरीके होते थे। इसको धीरे धीरे अप्रूव किया गया। लिबरल आइडियोलॉजी आई, रेडिकल आइडियोलॉजी आई, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी आई, सबकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन धीरे धीरे इसको हटाया गया। फिर आपने देखा होगा कि रेन ऑफ टेरर, या हम कह सकते हैं उस समय तक नेशनल असेंबली बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका था, रॉबस्पियर की सरकार आ गई, रॉबस्पियर के बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने वापस से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, डिक्टेटरशिप ले आए। तो ऐसा कुछ होता रहा, लेकिन फाइनली जो फ्रांस था फिर से आइडिया ऑफ नेशन पे चला और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मकसद ये था कि मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म करना, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को लागू करना, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आना जो कि सभी के लिए इक्वल हो, है ना। इसके लिए वुमेन ने भी स्ट्रगल किया। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा होगा किस तरह से वुमेन का बहुत बड़ा रोल रहा। तो जो आइडियाज़ थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ थे, वो सिर्फ फ्रांस तक सीमित ना रह के बल्कि फ्रांस से आगे भी निकल कर आए। और यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, आप कह सकते हैं, इट कार्व्ड अ वे फॉर मेनी अदर नेशंस टू बिकम इंडिपेंडेंट और टू गेट फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मोनार्कियल रूल टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। इसका असर रशिया में क्या पड़ा, सोशल चेंज पे क्या असर पड़ा, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905 बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इफ़ यू लुक एट द कंडीशन, कहीं पे भी 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अमंग विच द फर्स्ट इज द सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन रशिया की कैसी थी? पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब रशिया का जो एक लार्ज पार्ट था इन विच पीपल वर ऑक्यूपाइड इनटू एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी अगर हम देखा जाए तो बैड पीरियड इकोनॉमिकली, मतलब लोगों की जो कमाई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि दे कुड लीड अ वेरी गुड लाइफ। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल। तो यहाँ से एक एजम्पशन हम लगा सकते हैं कि रशिया पे भी किंग का रूल होगा या कोई एम्पायर होगा जो पूरे इलाके को कंट्रोल करता होगा, है ना। तो यहाँ से समाज में बदलाव कैसे आया? सो दिस पीरियड व्हेन द चेंज केम फ्रॉम दिस टाइम, that was known as the age of social change, the age of social change, right? So now we'll see that what happened when the social change came। जब सोशल चेंज आया तो उसमें खास करके 3 तरह के आइडियोलॉजीज आए, जिनमें पहला था लिबरल्स आइडियोलॉजी, ठीक है, दूसरा था रेडिकल्स आइडियोलॉजी और तीसरा है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। सो विल डिस्कस ऑल दिस आइडियोलॉजी वन बाय वन एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लिबरल्स आइडियोलॉजी, हु वर लिबरल्स, क्या चाहते थे वो, रेडिकल्स कौन थे, रेडिकल्स क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव्स क्या थे और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। मोटे मोटे तौर पे लिबरल्स की अगर हम बात करें तो लिबरल्स वांटेड दैट अ नेशन
which should tolerate all religions, right? Liberal means it has taken from the Latin word liber, liber means free, means they want freedom, एक ऐसा देश जहाँ पर हर धर्म के लिए जगह हो, ये लिबरल आइडियोलॉजी थी। उसी लिबरल्स का ये भी मानना था कि वो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, राइट। तीसरा ये था कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो चाहते थे गवर्नमेंट बने लेकिन वो सब किसी के वोटिंग राइट्स के पक्ष में नहीं थे। दिस वॉज लिबरल आइडियोलॉजी। सेकेंड वॉज रेडिकल्स आइडियोलॉजी, मीन्स गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ हिज कंट्रीज पॉपुलेशन। वो भी यही चाहते थे कि गवर्नमेंट बने और कंट्री का जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट फ्रेम करने में हिस्सेदार बने। दे वर नॉट इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रेडिकल्स वर नॉट इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका ये कहना था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रखते हैं तो समाज में फिर से जो डिफ्रेंसिएशन है वो बना हुआ रहेगा। तीसरा, दे वांटेड राइट्स इन फेवर ऑफ वुमेन ऑल्सो। यहाँ पर ये सही बात कर रहे थे दैट दे वांटेड राइट्स इन फेवर ऑफ वुमेन ऑल्सो, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में इफ यू आर डूइंग अ जेंडर बायस्ड डिवीजन, सपोज मैन हैज ऑल द पावर, मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, अच्छी बात है, बट व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी वुमेन शुड ऑल्सो गेट द राइट टू वोट। सो दिस वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल्स। नेक्स्ट वर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, दे रेसिस्टेड, कंजर्वेटिव्स चेंज चाहते तो थे लेकिन बहुत धीरे धीरे। उनका ये मानना था कि जो पुराना कल्चर है, पुराना आइडियोलॉजी है, पुराने कस्टम्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखो बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ योर कल्चर एंड फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। हालांकि कंजर्वेटिव्स ने अपने आइडियाज़ को चेंज करना शुरू किया जब लिबरल्स और रेडिकल्स ने बहुत बार आंदोलन किया, सोसाइटी में चेंजेस आए, तो जो कंजर्वेटिव रिजीम्स या कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि नाउ देयर इज अ टाइम टू शो सम चेंज, एल्स our government, or you can say our power, will be thrown out by the people, right? So let us discuss all these things in detail one by one. One very important thing I would like to tell you, if you have gone through the French Revolution in detail, so you might have seen that any revolution is caused only when a majority of its people wanted a change. फ्रांस में रिवॉल्यूशन तभी हुआ जब फ्रांस के मिडिल क्लास लोग दिक्कत में आने लगे, जब फ्रांस के मिडिल क्लास लोग ये समझने लगे कि उनका हक उनको देश में नहीं दिया जा रहा है। और आप देखिए तब एक बदले का हमने कह सकते हैं, तब एक ऐसी आंधी चली जिसमें लोग बदलाव चाहते थे और वही बदलाव रिवॉल्यूशन का कारण बनता है। आप चाहे कहीं पे भी देख लो, आप चाहे इंडिया में भी देख लो, हमने जो अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, दैट वाज अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स अ चेंज, राइट। अंग्रेज़ों की व्यवस्था हमें तब तक अच्छी लग रही थी जब तक हमारे देश में वो हर चीज़ को अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहे थे, हम देख रहे थे कि ठीक है होने लगा। लेकिन जब हमने ये देखा कि चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर आ गई है और ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, so that time people fought against this system and the result was what? Country got independence, right? So in Russia also that age was termed as the age of social change, and here the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change. देखिए फ्रांस का रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में एक मॉडल है आज भी, क्योंकि फ्रांस के ही रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया को आज नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो मिला है, राइट। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी you can say opened up the doors for change. Change in the society through
different ways spread by them. Now here different ways of spread means different ideologies, right? अलग अलग तरह के आइडियोलॉजीज़ ने लोगों के लिए एक रास्ता खोला। लोगों ने सरकार से, उस समय की जो एग्जिस्टिंग सरकार थी, चाहे वो एम्पायर के फॉर्म में हो, राजाओं के फॉर्म में हो, उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया और उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना है ये किसने बनाया है और इसमें चेंजेस क्यों नहीं हो सकते हैं? दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way the society was structured, as we have read before that in the 18th century, 18वीं शताब्दी में aristocracy was very much, church was occupying a major part, ठीक है. और सोसाइटी किस में डिवाइडेड थे? सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स, राइट. एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. So economic and social power was controlled by aristocracy and churches. Aristocrats and चर्चेज. तो अब यहाँ पे भैया सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास का क्या? तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देख लिया था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था तो मिडिल क्लास था, राइट. टैक्स मिडिल क्लास को भरने होते थे. अगर गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स का बोझ आ गया तो इंक्रीज्ड टैक्स भी मिडिल क्लास को ही भरना है. तो ये कब तक चलेगा? So in many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights who control social power began to be discussed. French Revolution ने एक बहुत बड़ी चीज़ दुनिया को दी and that was the idea of individual rights. आपका अपना right. जैसे आज हम इंडिया में रहते हैं तो आपको संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. उसी फंडामेंटल राइट को आप इंडिविजुअल राइट भी कह सकते हैं, वो आपका अपना अधिकार है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही निकलकर ये जो इंडिविजुअल राइट्स था ये अलग अलग देशों में फैल रहा था. सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया एंड अफ्रीका, in many parts of the world including Europe and Asia, in many parts of the world including Europe and Asia, new ideas about individual rights, new ideas about individual rights came into existence, right. And people started discussing about these ideas. Came into existence and people started discussing about these ideas. मतलब लोग अपने अधिकार के बारे में अब धीरे धीरे बात करने लगे. अगर हम इंडिया में बात करें तो राजा राम मोहन रॉय एंड डोरेजियो,
In India, राजा राम मोहन रॉय, आपको पता होगा राजा राम मोहन रॉय कौन है? Who fought against the सती प्रथा? He was a social reformer. In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers, he was also a social reformer. In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked about the significance of French Revolution of the French Revolution, and many others debated on the ideas of post-revolutionary Europe. And many others debated on the ideas of post-revolutionary Europe. It means India में भी राजा राम मोहन रॉय, Desrosiers, they all talked about the significance. Significance here means importance. Importance of French Revolution and how the French Revolution talked about the rights of the man, a government which is proposed by the people, voting rights, equality in the society. So all these things created an impact in the society, tried to bring a change in the mindset of the people, and this is how the French Revolution created an idea of change, or you can say created an impact on the European society, which brought changes in many parts of the world. So from monarchy, people started on switching towards democracy or a government proposed by the people, for the people, of the people that we are seeing today. तो इनमें कुछ लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जैसे मैंने आपको बताया लिबरल्स कोई आदमी नहीं होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। उसी तरह से रेडिकल्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे चलते हैं। कंजर्वेटिव्स एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, ठीक है। सो विल डिस्कस दिस, बट लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर पैराग्राफ। नाउ हियर इन दिस चैप्टर we will look at some of the important political traditions of the 19th century. 19th century में political traditions क्या चल रहे थे। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे political parties जो रशिया में थे वो illegal थे, वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों भैया ऐसा क्यों किया गया था। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Radicals वो लोग थे जो majority of population पे government बनाना चाहते थे, दे प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं थे। रेडिकल्स ने कैसे अटेम्प्ट किया गवर्नमेंट बनाने का। इसके अलावा रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ, थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, हाउ सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज। सोशलिज्म जिसे समाजवाद कहते हैं हम, ठीक है, ये कैसे रशिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल फीचर बन के लोगों तक पहुंचा, और इसने 20th सेंचुरी में कैसे सोसाइटी को चेंज किया। This we'll discuss in this chapter. So before moving on to all these things, let us first understand the ideology of liberals. Basically, I have told you liberals means people who believe in freedom, right? So of course, आप अगर आज़ादी में विश्वास रखते हो तो आपका आइडियोलॉजी भी उसी हिसाब से होगी। लिबरल्स के क्या आइडियोलॉजीज थे,
वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। लिबरल्स आइडियोलॉजी, तो पहली बात जो लिबरल्स चाहते थे वो ये चाहते थे कि अ नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। A nation should tolerate all religions. It means there should be a society, a structured society, wherein we should get benefit of all the people, or all the people should be benefited irrespective of their religion, right? Means everybody should be treated equally. This was a kind of ideology. Second, they were not democrats. They were not democrats. यहां पे ऐसा मैंने क्यों लिखा है they were not democrats? वो चाहते तो थे वोटिंग राइट्स, लेकिन औरतों के फेवर में नहीं थे, ठीक है। तीसरी, they wanted a government to be elected in parliamentary form, or you can say they wanted to elect a government or parliamentary form of government. They supported parliamentary form of government. So this was the ideology of liberals, ठीक है। So liberals wanted a nation. Liberals कैसा nation चाहते थे? Liberals wanted a nation which tolerated all religions, but they opposed uncontrolled power of dynastic rulers. जो डायनेस्टिकली रूलर्स इलेक्ट हो गए, जिन्हें आप आज के डेट में राजा कहते हैं, उनके रूल को ये लोग अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। जैसे आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो इजाद हुआ है, जो आइडियोलॉजी निकल कर आई है, वो कहीं ना कहीं यहीं से या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से घूमती फिरती थी, जो आज हमें मिला है। ओके, नाउ लेट अस सी इन डिटेल अबाउट लिबरल्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू अ चेंज इन सोसाइटी वर द लिबरल्स. Liberals wanted a nation which tolerated all religion. We should remember that this time European states discriminated in favor of one religion or another. Liberals ऐसा क्यों चाहते थे कि एक ही सब धर्म को जगह मिले? क्योंकि उस समय तक यूरोप के बहुत सारे देशों में धर्म के नाम पर डिवीजन हुआ करता था। जैसे ब्रिटेन, इट फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन इंग्लैंड के चर्च को फेवर करता था। वहीं पर ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्चेस। तो यहाँ पर क्या था कि कैथोलिक्स वर हैविंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? Romans were having their own rules and regulations. The Church of England, they were having their own rules and regulations. And this is how people were differentiated on the basis of this religion. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary form of government, as I have discussed, irrespective, subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independence of rulers and officials. They wanted parliamentary form of government और कहीं ना कहीं वो जुडिशियरी को सपोर्ट करते थे। आज आपको मालूम है जुडिशियरी दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, अगर इंडिया की हम बात करें। However, they were not Democrats. They were not Democrats because they did not believe in universal adult franchise. मैं बार बार इसी बात पे कह रहा हूँ कि वो वोटिंग को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि सभी लोगों को वोट देने दिया जाए, राइट? यहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। सो दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। इनका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं था। दे
did not believe in so here we can say it was also a way in which citizens were divided. अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वोटिंग में भी इक्वालिटी होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं कि मान लो सिर्फ men who belong to the propertied section were given the right to vote, or the men who were working as artisans, who were working as peasants, who were working as laborers were not given right to vote. So they felt that men of property mainly should have vote. उनका ये मानना था कि वो इंसान जिसके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उनको वोट करने का अधिकार होना चाहिए. मतलब वो समाज में कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि लिबरल्स ऐसा सोचते होंगे कि चूंकि इनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है तो समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट करते होंगे. एंड दैट इज़ वाई दे बिलीव दैट दीज पीपल शुड वोट. एंड पीपल हु वर वर्किंग एज लैंडलेस फार्मर्स, सपोज डेली वेज वर्कर्स, they are contributing nothing to the society, so they should not vote. This might be the ideology. I might be wrong, but as of now I am thinking in this way. So what they felt that men of property mainly should have vote. Only propertied sections were allowed to vote. This was the ideology of liberals, right? In contrast, we'll see the ideology of radicals now, okay? And then you guys can differentiate very easily that what is the difference between ideology of liberals and the ideology of radicals. I hope this is clear. If things are not clear, WhatsApp group is open for all the students. You can post your questions anytime after watching the video. I'll be happy to help you at any point of time. The second part is radicals ideology. So the very first point is, in radical, as I have told you, they were not in favor of the propertied sections. So the first thing they wanted is government should be based on majority of people's consent. Government should be based on the majority of people's consent. This was their first ideology. Second, they were not in favor of private property. They thought that if you are having a private property, then obviously there is a difference of rich and poor in the society. So not in favor of private property, okay? And third, they were in favor of women voting rights, which we haven't seen in case of liberals. They were in favor of voting rights for women. So from these points you can easily differentiate the ideology of liberals and radicals. So radicals wanted a nation in which the government was based on majority of people's country population, majority of country's population. Many supported women's suffragette movement. Suffragette bolo ya voting rights bolo, ek hi baat hai. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners.
जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, मज़दूरों को काम करवा रहे हैं, अपने हिसाब से पैसे दे रहे हैं, उनके खिलाफ थे रेडिकल्स भी। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बट डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू। उनका ये कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना अच्छी बात है, आपके पास हो, लेकिन कुछ एक के पास बहुत प्रॉपर्टी है, कुछ एक के पास बिल्कुल नहीं है। समाज में यही सबसे बड़े डिफरेंस का कारण बनता है, ठीक है। सो दिस वाज देयर आइडिया। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स के खिलाफ उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इनिशियली दे रेसिस्टेड एनी चेंज, किसी भी बदलाव से बहुत डरते थे वो, लेकिन बाद में जब रिवॉल्यूशन हुआ, आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड होने लगा, सोसाइटी के अंदर लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, देन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट शुड बी स्लो। दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज, वो चेंज को एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन वो चेंज कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे, एकदम से बिल्कुल कुछ नहीं। सो कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to the need for a change. देखो, बहुत चेंजेस के बाद कंजर्वेटिव्स को भी ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं उन्हें भी चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ़ दे वांटेड टू लिव इन द सोसाइटी इक्वली विथ अदर पीपल, राइट। सो अर्लियर इन द 18th century conservatives had been generally opposed to the ideas of change. 18th century में तो वो बिल्कुल चेंज से घबराते थे, डरते थे, बट बाय द 19th century दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल, मीन्स विच वाज नेचुरल, बट बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। चेंज आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आना चाहिए, एक ही बार में नहीं आना चाहिए। ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव्स। So initially they didn't want any change, right? They didn't want any change in 18th century. ठीक है। Later they started accepting changes. They started accepting changes provided it should be slow. Provided it should be slow means एकदम झटके से चर्च के रूल ना चेंज हो जाएं, ठीक है। सो such differing ideas about societal change, means a change in the society, clashed during the social and political turmoil that followed in the French Revolution. French Revolution में यही हुआ था, सोसाइटी के अंदर चेंज, पॉलिटिक्स के अंदर चेंज ने एक बहुत बड़ा समाज में बदलाव ला दिया था। The various attempts at the revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. और यही पॉलिटिक्स के अंदर और सोसाइटी के अंदर जो चेंज हुआ था, इसने एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया था, जिसने रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया। रशिया में भी कुछ वैसे ही हुआ, और मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस ऑफ रशिया बिफोर 1905, जिसमें हमने 3 बातें डिस्कस करी थी। सोशल कंडीशन, ज़्यादातर पार्ट जो लोगों का था वो क्या था, खेती करने वाले थे। इकोनॉमिक कंडीशन, बैड पीरियड, बहुत अच्छी
इकोनॉमी नहीं चल रही थी रशिया की, पॉलिटिकल कंडीशन, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थे, एंड द 3 आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल रीड अबाउट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। रशिया की में 19th सेंचुरी में सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर था, समाज का क्या स्ट्रक्चर था, और इनका समाज पर क्या इम्पैक्ट था, राइट। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू।